हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है हिंदी में इसको कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहा जाता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो मृदा में कभी उपस्थित होते हैं, तो कार्बन का कार्य क्या है और नाइट्रोजन का कार्य क्या है। तो कार्बन जो है वो उसका जो मुख्य कार्य है वो ऊर्जा प्रदान करना है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जो नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन जो है ये एक पोषक तत्व है, ठीक है, पोषक तत्व है। तो दोनों के ही अलग अलग कार्य हैं। जहां कार्बन जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है, तो वहीं नाइट्रोजन जो है वो पौधों को या मृदा को पोषक तत्व जो है वो प्रदान करती है। अगर हम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो होगा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बराबर क्या होगा, कार्बन की मात्रा अपॉन नाइट्रोजन की मात्रा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मृदा में कार्बन की कुल मात्रा बटा मृदा में नाइट्रोजन की या नाइट्रोजन की कुल मात्रा, ठीक है। तो ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है या कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है उसका फार्मूला है। इसको कैसे निकाला जाता है आप याद कीजिए, हम लोगों ने जब ह्यूमस पढ़ा था तो ह्यूमस के अंदर हमने पढ़ा था कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो कितना होता है, 10:1 होता है। तो ये वही टॉपिक जो है यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट का मतलब कि हम उसी अनुपात की बात कर रहे हैं जो हमने वहाँ ह्यूमस के अंदर पढ़ा था कि कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है। अब कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है वो अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमस की बात करूं तो ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है वो आपको पता ही लग गया कि ह्यूमस जो है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो क्या होगा, 10:1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि केवल ह्यूमस में ये अनुपात है। अगर हम दूसरे चीजों की बात करेंगे तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है वो अलग होगा। जैसे देखो कि अगर कृषि भूमि की अगर हम बात करें, कृषि भूमि की मैं बात करूं तो उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है वो 8:1 से 15:1 तक होता है। यानी कि एक परास पाई जाती है, 8 से लेके 15 तक कार्बन हो सकता है और नाइट्रोजन जो है उसके साथ इस अनुपात में उपस्थित होती है। अगर हम बात करें औसत की, अगर हम औसत अनुपात की बात करें तो ये 12:1 माना जाता है। कृषि योग्य भूमि के अंदर अगर हम कार्बन नाइट्रोजन के औसत अनुपात की बात करें तो ये 12:1 माना जाता है। ऐसे ही गोबर की खाद जो है, गोबर की खाद, इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है वो 20:1 से लेकर से 30:1 होता है। 20:1 से 30:1 होता है। अगर सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करें, सूक्ष्म जीवाणु जो कि बैक्टीरिया के रूप में भूमि में उपस्थित होते हैं, तो इसमें 4:1 से 9:1 जो है वो वैल्यू होती है इसकी अनुपात की, 4:1 से 9:1। अगर हम उत्तकों की बात करें, उत्तकों की बात करें तो ये 5:1 होगा। और अगर हम फंगस की बात करें या फंजाई की बात करें, फंजाई जो है वो भी भूमि के अंदर पाया जाता है, तो उसके अंदर इसका अनुपात जो है वो 10:1 होता है।
इसके अलावा अगर अपन ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस में 10 अनुपात 1 हमने पढ़ी रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होगा वो अलग-अलग पदार्थों में अलग-अलग होता है। ठीक है, कार्बन की और नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो आपस में बढ़ती रहती है या कम होती रहती है, जिसकी वजह से ये अनुपात जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, अगर हम कार्बनिक पदार्थ जो है मृदा के अंदर मिलाएंगे उनकी बात करें तो उनके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है वो विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब ये है कि वो अनुपात बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब भाई दोनों कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा में ज्यादा अंतर होता है। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही अनुपात क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें तो वो नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पड़ती है। आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि मटर की जड़ों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम, जो कि मृदा की जो नाइट्रोजन है उसको किसमें बदल देता है, नाइट्रेट्स में बदलता है। तो इसलिए सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलकर और पादपों को जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। अब बात आती है कि कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात जो है उसका महत्व क्या है। तो वास्तव में अगर हम महत्व की बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है पौधों के पोषण से संबंधित है, क्योंकि मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जैसा होगा वैसा ही पादपों को पोषण उपलब्ध होगा। अगर मैं बात करूं विस्तृत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले जो जैविक पदार्थ हैं उनके अंदर सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है। विस्तृत अनुपात का मतलब ये होगा कि जिसमें कार्बन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा में अंतर ज्यादा होगा तो उसके अंदर जो है वो जीवों की सक्रियता ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है विस्तृत नहीं है तो उसके अंदर जो सक्रियता है वो कम होगी। फिर अगर हम बात करें कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है वो मृदा में स्थिर रहता है। इसका स्थिर रहना जो है जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब क्योंकि हम कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और कार्बन में ही एक जैसे हमने पिछले कुछ वीडियो में हमने कार्बन चक्र की बात करी थी, तो ऐसे ही हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र की। तो वो मैं अभी आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी बताऊंगा। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। कार्बन भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो दो रूपों में होती है। एक तो होती है कार्बनिक नाइट्रोजन और एक होती है अकार्बनिक नाइट्रोजन। कार्बनिक नाइट्रोजन जो है कार्बनिक नाइट्रोजन जो है जब वो अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलती है, अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलती है तो इस प्रक्रिया को खनिजन कहा जाता है, खनिजन कहते हैं। और जब अकार्बनिक नाइट्रोजन कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलती है तो इसको हम स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिरीकरण कहते हैं। स्थिरीकरण का मतलब ये होता है कि अकार्बनिक नाइट्रोजन जो है वो कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलेगी। कार्बनिक नाइट्रोजन का मतलब ये हुआ कि जो पादपों का डीएनए है या पादपों की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये नाइट्रोजन जो है वो प्रवेश कर जाती है। अकार्बनिक नाइट्रोजन जो है वो वातावरण में उपस्थित होती है, जैसे कि वो नाइट्रेट्स के रूप में है, नाइट्राइट के रूप में है या अन्य अमोनिया के रूप में है। लेकिन जब वो जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो नाइट्रोजन है कार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम स्थिरीकरण कहते हैं। और कार्बनिक नाइट्रोजन जब अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलती है इसको हम खनिजन कहते हैं। तो क्योंकि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो अब हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोजन चक्र की जब हम बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन चक्र आपके सामने मैंने आउटलाइन इसकी लिखी है। देखिए कार्बनिक नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वो कार्बन नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स में बदलती है या प्रोटियोसस यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोटियोसस या प्रोटीन्स जो है एक ही चीज है। प्रोटीन से बना हुआ ही ये एक पदार्थ है जिसको कि हम प्रोटियोसस कहते हैं। प्रोटीन्स को जब तोड़ा जाता है तो वो पेप्टोन्स में टूटते हैं। पेप्टोन्स
एक्चुअल में जब आप प्रोटीन की संरचना को पढ़ोगे तो प्रोटीन वास्तव में जब उसको तोड़ा जाता है तो वो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और लास्ट में जाके अमीनो एसिड में टूटती है। तो मतलब ये हुआ कि प्रोटीन को जब आप तोड़ोगे तो पेप्टॉन्स में टूटेगा और पेप्टॉन्स जो है वो एमिनो अम्लों में या एमिनो यौगिकों में टूटेंगे। एमिनो अम्ल जो है वो आगे जाके नाइट्राइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं और नाइट्राइड्स जो है वो नाइट्रेट में परिवर्तित होते हैं। नाइट्राइड्स जो है उसका फार्मूला NO2 होता है, नाइट्रेट जो है वो NO3 होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन चक्र जो है वो चलता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे जो प्रोसेस चले हैं ये प्रोसेस जो है इन 4 चरणों में पूरे होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ अभिक्रिया नहीं लिखी है, मैं सीधा आपको शब्दों में ये बात बता रहा हूँ कि पहला प्रकरण जो है उसको बोलते हैं एमीनीकरण। एमीनीकरण में क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होती है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है वो किस में बदलते हैं? एमिनो अम्लों में बदलते हैं। ठीक है, अब एमिनो अम्ल होते क्या हैं यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर कार्बन के अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमिनो समूह दोनों उपस्थित होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? एमिनो अम्ल कहा जाता है। अब दूसरी बात आती है अमोनीकरण की। तो अमोनीकरण में क्या होता है? जो एमिनो अम्ल पहले स्टेप में बने थे वो एमिनो अम्ल किस में बदल जाते हैं? अमोनिया में बदल जाते हैं। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला आप जानते हो NH3 होता है, तो अमोनिया में बदलते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है इसमें नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जो अमोनिया गैस है उसको क्या करा जाता है इस प्रक्रम में, जीवाणुओं के द्वारा या रासायनिक प्रकृतों के द्वारा नाइट्रेट में या नाइट्राइड में बदल दिया जाता है। नाइट्रेट का फार्मूला NO2 और नाइट्राइड का फार्मूला NO3 होता ही है। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप जो है उसको कहा जाता है विनाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण का बिल्कुल रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट या नाइट्राइड्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है और वो गैस जो है वापस कहाँ चली जाती है? वातावरण में चली जाती है और वातावरण से जाके वापस वो उस नाइट्रोजन चक्र में, जिसके अंदर हम जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन जो है वो होती है, उसमें वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो प्रक्रम है वो चलता है। यहाँ पे आप दोबारा समझ सकते हो कि कार्बनिक नाइट्रोजन जो है प्रोटीओसस, पेप्टॉन्स, अमीनो यौगिक, नाइट्राइड, नाइट्रेट्स, और ये नाइट्रेट्स जो है आगे जाके फिर किस में बदलते हैं? N2 में बदल जाते हैं, जो वातावरण में 78% भाग जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अमोनिया है, अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया जो है वो भी वातावरण में डिस्चार्ज जो है होती है। जैसे कि जो जीव हैं, जीवों में अगर हम जानवरों की बात करें तो वो अमेनोटेलिक होते हैं या यूरिकोटेलिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं? अमोनिया को सीधा ही वातावरण में मुक्त करते हैं, जैसे पसीने के रूप में या मूत्र के रूप में, है ना, मल मूत्र के रूप में। तो वो अमोनिया जो है वो डायरेक्ट वातावरण में ही चली जाती है। लेकिन अगर उसमें से अमोनिया बचती है, वो पादप के अंदर ही अगर पाई जाती है, तो फिर उस अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन चक्र है। अगर आप इसको याद करते हो तो आपने ऐसे याद करना है, इसको आउटलाइन बना के ऐसे ही ये याद होगा। और ये इसके प्रकरण है, इनकी जो है थ्योरी है वो अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकरण का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नाइट्रोजन चक्र जो है उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे जीवों का योगदान होता है, सूक्ष्म जीवों का। जैसे आपने राइजोबियम के बारे में, एजोटोबैक्टर के बारे में, क्लास्ट्रीडियम के बारे में सुना होगा। तो ये सारे के सारे जो जीवाणु हैं, कुछ जीवाणु तो ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो इन जीवाणुओं के बारे में मैं आपको कल के वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ना है और इसको याद रखना है।